रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। मन की आंखों से में हम हमेशा एक दिव्यांग साथी से मिलते हैं और उनकी जीवन की हर पहलू को जानने की कोशिश करते हैं और उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। तो कई जगह पे बहुत सारी चैलेंजेस हम देखते हैं। जब ऐसे चैलेंजेस होते हैं तो किसी न किसी को प्रेरणा मिलती है उस चैलेंजेस को पूरे करने के लिए या उसको ईज़ी करने के लिए। तो ऐसे ही युवा हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस चैलेंजेस को देखा और उनके लिए कुछ सहयोग करने की कोशिश की और वहाँ से उत्पन्न हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रसल लैब्स। इसको आपने सुना होगा। ये संस्था ऐसी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है कंटेंट एक्सेसिबिलिटी के लिए, दिव्यांग साथियों के लिए। तो चलिए हम स्वागत करते हैं बोनी एंड अक्षिता को मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए, और हम इस कार्यक्रम में आगे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपसे इंटरैक्शन करने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप दोनों इतने यंग हैं और जो भी आपने स्टार्टअप शुरू किया है इट्स नॉट प्रॉपर अर्निंग, और यंगस्टर्स को ये रहता है कि अच्छे से कमाए और विदेश में जाए, सेटल हो जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप लोग अच्छे से कमा सकते हैं। बट यू एंडेड अप डूइंग सर्विस, मतलब आपने टेक्नोलॉजी को सर्विस के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, किसी को मोबिलाइज करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। सो हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड? तो हमारी जो इस राह पर हमारी जो जर्नी रही है वो कॉलेज के दिनों से ही हमें दिव्यांग कम्युनिटी, स्पेशली जो ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है, उससे जुड़े हुए हैं। तो हम दोनों की अपनी अपनी अलग कहानी है। हम किस तरह से हमने इस डोमेन में शुरुआत की। तो अगर अपनी बात करूं तो मैं जब अपने कॉलेज में, यानी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की है मैंने, तो कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग के दौरान जब तीसरे साल में थी मैं, तो मुझे मौका मिला एक टीम के साथ जुड़कर एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक छोटा सा कॉलेज प्रोजेक्ट बनाने का, जिसमें हम 4 लोगों ने मिलकर एक ग्लव जैसा बनाया विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, जिसमें एक कैमरा दिया गया था इंडेक्स फिंगर के ऊपर, जिससे वो कहीं पे भी अगर इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो वो उसको पढ़कर बताता है वहाँ जो कुछ भी लिखा है। और साथ ही साथ उसमें ऑब्स्टैकल डिटेक्शन, यानी सामने कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में उनको सूचित करने के लिए ऑब्स्टैकल डिटेक्शन यूज़ किया गया था, जिससे उनकी जो रिस्ट है उस पर हल्के से वाइब्रेशन के ज़रिए उन्हें पता चलता था कि लेफ्ट की तरफ अगर कुछ है तो लेफ्ट वाइब्रेशन और राइट की तरफ कुछ है तो राइट वाइब्रेशन। तो इस तरह का एक कॉलेज प्रोजेक्ट मैंने बनाया जब मैं अपने इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थी। और एक बहुत ही रुचिपूर्ण सिचुएशन हुई जब हम उसको लेकर गए दिल्ली के एक एनजीओ में। तो वहाँ पर एक नन्हे से बच्चे ने उसको इस्तेमाल किया, उस ग्लव को, और कहने लगा कि मैं अपने पापा से बात करना चाहता हूँ। तो उसने अपने पापा को फ़ोन मिलाया, कहने लगा, पापा यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने हमारे कॉलेज के लिए, हमारे स्कूल के लिए जो है ग्लव्स बनाए हैं, तो अब मैं कुछ भी खुद से पढ़ सकता हूँ, मैं खुद से ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं आपके पास आ सकता हूँ। तो जो खुशी थी उसके चेहरे पर, उसको लफ्ज़ों में बयां ही नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अचानक वो पीछे मुड़ा, शायद उसके पापा ने उससे पूछा, और मुझे कहने लगा, दीदी मैं ये कब ले पाऊंगा? और यकीन मानिए उस समय मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। मेरे लिए ये एक कॉलेज प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रही थी, बट मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उसके पास इसे कब ले जा पाऊंगी। पर जब मैंने इस बारे में विचार किया तो मुझे उसके इस नन्हे से सवाल से बहुत प्रेरणा मिली कि किस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसा आपने कहा, यंगस्टर्स पैसे कमाने के लिए, विदेश जाने के लिए करते हैं। मेरे जीवन में ये बन गया कि किस तरह से मैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके जैसे और बहुत सारे बच्चों की या और लोगों की जीवन को अच्छा करने के लिए, आसान बनाने के लिए जो है इस्तेमाल करूं। तो इस तरह से मैं पर्सनली मोटिवेट हुई, और बॉनी की भी अपनी एक छोटी सी कहानी है। मेरे एक्चुअली जो आपने बताया ना कि वो विदेश जाने वाला
मतलब जो एस्पिरेशन होता है वो मेरा था। मैं वही 12th के बाद वही था कि मुझे एक्चुअली आई रियली लव एविएशन, मतलब एरोप्लेन्स और स्पेस रॉकेट्स और स्पेस के बारे में जानने की बहुत रुचि है। तो 12th के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे एरोनॉटिक्स या एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है। और मेरा ड्रीम था कि जैसे एयरबस, बोइंग जो एयरक्राफ्ट बनाती है ना कंपनीज, उस पे मुझे वहां जाके नौकरी करनी है, वो मेरी ड्रीम कंपनी थी। तो अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग में डायरेक्टली एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करेंगे तो वो बड़ी स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो जाती है, फिर मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ ग्रेजुएशन में, उसके बाद मास्टर्स में मैं यूएस जाके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर लूंगा और फिर वहाँ एयरबस बोइंग में अप्लाई कर दूंगा। सो ये मेरी एस्पिरेशन थी 12th के बाद, ठीक है। और इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में। अब करते करते एक चीज जो मैंने अपने आप को ओपन रखा था वो ये था कि मुझे कॉलेज के 4 साल यूज करने थे टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स, टू एक्सप्लोर मल्टीपल डोमेन्स एंड एक्सपीरियंसेस लेने थे, एंड दुनिया को जानना था कि दुनिया में क्या क्या अलग अलग चीजें होती है और कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं। तो ऐसे ही ये एक्सप्लोरेशन में एक्चुअली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली अहमदाबाद में, एक और संस्था है ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। तो वहाँ पे वॉलंटियर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। तो हम कॉलेज से हमारी बैच से कुछ स्टूडेंट्स गए थे वहाँ पे वॉलंटियर करने के लिए। तो उस दिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ब्रेल बुक्स देखी कि कैसे एक ब्लाइंड किड उस ब्रेल को छू के पढ़ता है। तो मेरे दिमाग में काफी सवाल थे। मैंने वहाँ टीचर से पूछा कि भाई ये हमारी बुक कैसी होती है, इनकी बुक कैसी होती है, ये इस बुक से इस बुक में से प्रिंटिंग कैसे होती है, कैसे वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने बताया कि ब्रेल ऐसे होते हैं, 6 डॉट्स होते हैं, हर एक मतलब 6 डॉट्स में वो ABCD पूरी फॉर्म कर लेते हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है। तो अब मैं इंजीनियरिंग से था, मेरे दिमाग में टेक्नोलॉजी सोल्यूशन तो आने लगे कि नहीं भाई ऐसा क्यों है। मैं तो PDF से पढ़ता हूँ, मैं अपने फोन में से पढ़ता हूँ, डिजिटल डॉक्यूमेंट से पढ़ता हूँ, पर ये लोग अब 100 पेज की इतनी पतली बुक होगी पर ब्रेल बुक इतनी मोटी सी होगी। तो ये सवाल था कि भाई वो उनको अभी भी लिमिटेड क्यों है कि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स कैरी करना। तो अभी मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो द आइडिया ये था कि कोई भी अगर कोई डिजिटल फाइल अगर मैं इनपुट दूं तो उसमें सपोज बॉनी लिखा है या अक्षिता लिखा है, तो वो डिजिटली ब्रेल में कन्वर्ट होके वो स्टूडेंट वो पेपर पे टच कर ले, टच करके ऐसे मतलब डिजिटली वो ऊपर नीचे पिन्स होती रहेंगी ताकि वो कैरेक्टर्स को छू के एक ब्लाइंड स्टूडेंट पढ़ सके। तो ये मैंने सोचा एक आइडिया की तरह और फिर उस पे काम करने लगा। मुझे इतना बहुत कुछ तो आता नहीं था, पर इंटरनेट से गूगल से सर्च कर करके सीखा कि भाई इसको कैसे कोड करते हैं, कैसे काम कराते हैं इन चीजों को। और वो प्रोटोटाइप लेके मैं चला गया वापस से उस NGO और उन बच्चों को दिखाया मैंने कि मतलब बहुत सरप्राइजिंगली आपने सोचा कि डिजिटली उसको छूना और उसको सेंस करना। मतलब इंजीनियरिंग से थे तो मतलब ये वो ख्याल चलते रहे अच्छा कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करें, कैसे यूज करें। तो इस मोटिवेशन से मैंने एक प्रोटोटाइप जैसा बनाया और ले गया और वहां जाके उन बच्चों को दिखाया कि ये है। अभी बच्चों देखो आप लोग सीख रहे हो ABCD ब्रेल में पढ़ना, तो मैं एक कैरेक्टर एंटर करूंगा मेरे लैपटॉप से और आप गेस करके बताओ कि मैंने क्या कैरेक्टर एंटर किया। तो वो एक छोटी सी गेम हमने खेली और उस टाइम पे उस दिन। और मतलब जैसे अक्षिता का वो मोमेंट था ना जब उसने सवाल पूछा, वो मेरे लिए ये मोमेंट था कि भाई मैं कोई साइंटिस्ट तो होने में मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं, पर मुझे जितना आता है उससे मैंने कुछ बनाया जिससे किसी की जिंदगी में खुशी में दे पाया। भले उस पल में वो उस इंसान को, स्टूडेंट को मैं खुशी दे पाया। तो वो एक होता है ना कि अपने काम का फुलफिलमेंट आपको मतलब अच्छा लगता है अपने काम से, तो वो एक मोमेंट था मेरे लिए। और बाय द एंड ऑफ माय इंजीनियरिंग एक चीज मतलब काफी सोल सर्चिंग होती है इंजीनियरिंग के 4 साल क्या करना है, बट बाय द एंड ऑफ माय इंजीनियरिंग दिस इंसिडेंट एंड कपल ऑफ अदर इंसिडेंट फॉलोड बाय इट से एक चीज क्लियर हो गई थी कि मुझे मेन स्ट्रीम टेक्निकल जॉब नहीं करनी,
और मुझे सोशल सेक्टर में, सोशल डोमेन में काम करना है, सच दैट आई एम एबल टू गिव द कम्युनिटी बैक विथ व्हाटएवर आई नो। मतलब मुझे जितना आता है उससे मैं हमारे समाज या जिस समाज ने मुझे हमें बड़ा किया, एजुकेशन दिया, उसको कैसे कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये एक फंडामेंटल सोच के साथ आई चोज टू लीव दैट एरोनॉटिक्स वाला जो ड्रीम था। आई स्टिल कंटिन्यू टू रीड एंड लव अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट देन एज अ जर्नी I thought of doing something in the social domain, and eventually 2017 के बाद, मतलब जनवरी 2017 से अब तक मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं था in which I regretted कि नहीं I chose the wrong path. I'm really, वो fulfillment जो उस दिन था वो अभी every day that continues for me. नो डाउट बोनी, आप भले उड़ नहीं पाए हैं लेकिन आप जीवन में उड़ान भरने का काम कर रहे हैं। उनको एक्सेसिबिलिटी मिलती है पढ़ने का, तो ऑब्वियसली जब वो उड़ते हैं आपको भी उड़ने की वो जो खुशी है ना वो मिलती रहेगी। बिल्कुल। It's really surprising and it's really interesting stories to listen about both of you. तो आप दोनों कैसे लैंड अप हुए टुगेदर? हमारी मतलब क्योंकि हम अलग अलग शहरों से थे, मैं फरीदाबाद से और बॉनी अहमदाबाद से, पर एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये था कि हम सोशल डोमेन में कुछ काम करना चाहते हैं। और हमने जब जैसे सर्च किया कि कहाँ कौन ऐसे लोग हैं जहाँ कौन सी ऐसी संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पर हमें इसको करने में थोड़ी मदद मिल सके। तो हमें जानकारी मिली डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि TCS फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। और हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि जी देखिए, हम ये हमारा प्रोफाइल है, हम इस डोमेन में काम करना चाहते हैं। तो डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर की एक खास बात यह है कि जैसे कॉलेज से निकले हुए बच्चों को, स्टूडेंट्स को, या जो सोशली मोटिवेटेड हैं जीवन में कुछ करने के लिए, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, अच्छे अच्छे मेंटर्स देते हैं। वहीं पर हमें जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर भानु प्रसाद, उनसे हमारी मुलाकात हुई और अभी तक उनका साथ हमारे लिए बना हुआ है। तो उनके साथ हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। एक चीज़, प्रोडक्ट को बनाने से लेके किस तरह से यूज़र्स तक उनको पहुँचाएं, उनका इम्पैक्ट कैसे हम मैप कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसको किस तरह से हम एक चैरिटी की तरह नज़र से ना देख के किस तरह से हम इसको एक बिजनेस की तरह से ले सकें। तो सोशल इनोवेशन ही नहीं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी हमें काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला, उन सभी मेंटर्स के सपोर्ट से। और वहाँ पे उस संस्था में हम एक दूसरे से मिले, और वहाँ पे उन्होंने हमें टीम अप किया कि आप दोनों ही विजुअल इम्पेयरमेंट के डोमेन में काम करते हैं, आप इसी में काम करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप लोग साथ मिलकर इस डोमेन में काम करें। साथ साथ हमें कुछ और भी हमारे टीम मेंबर्स हमसे जुड़े, जो कि हाँ थोड़े समय बाद कभी जुड़े कभी चले गए, पर जो है एक कुछ लोग जो थे जिन्होंने ये लिया कि मतलब एक मकसद बना लिया कि हाँ इसको हमें आगे लेके जाना ही है। तो कुछ लोग आए गए, पर कुछ लोग जुड़े रहे, और अभी तक ये जर्नी 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं हमें, और अभी तक ये जर्नी जो है कायम है। इस वजह से एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब अगर हम सोचे ना कि मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं दोनों, ठीक है, एंड मोस्टली हमारी टीम में सारे लोग, पर एक चीज होती है, मतलब एक इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ये प्रॉब्लम है, कैसे मैं टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, जैसे मैंने किया था, ठीक है। पर एक चीज जो थी, मतलब एक लर्निंग की जो चाह होती है कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें दुनिया ऐसी चलती है, बट क्या सही में ऐसी चलती है? तो द रोल ऑफ समबडी हु इज, मतलब एक इकोसिस्टम का एक्सेस जब आपको मिलता है, मतलब कोई मेंटर चाहिए आपको जो आपको गाइड कर सके, जो बताए कि ये सही है, ये गलत है। क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद वो मतलब कच्चा गड़ा होता है अभी, कि मतलब गलतियां हो सकती हैं, और कैसे अगर सही डायरेक्शन में गाइडेंस मिले तो ये मोटिवेशन जो है ना वो सस्टेन रहेगा। वरना क्या है कि मतलब मोटिवेशन होता है बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिजल आउट हो जाता है। तो
मतलब ये डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर जो ऑर्गेनाइजेशन थी या भानु सर थे या जो भी मेंटर्स हमें मिले ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनसे जो चीजें सीखी, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक बात है, इवन आप किसी को अगर कांटेक्ट करते हो तो ईमेल्स कैसे लिखते हैं, किसी सीनियर कलीग या रिसर्चर से बात कैसे करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें जो कि सॉफ्ट स्किल्स है बट इक्वली इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो आई गेस कॉलेज से के 4 साल में जितना सीखे उससे कहीं कहीं ज्यादा चीजें हम ये 18 मंथ्स में सीखे, क्योंकि ये चीज अलाइंड थी टू व्हाट वी वांटेड टू डू और व्हाट वी वांटेड टू ऑप्ट फॉर लाइफ में. तो मतलब वो एक क्रिटिकल रोल था इंक्यूबेशन का, जिसने ऐसी जर्नी को कैटापोल्ट कर दिया कि नहीं, मतलब हमें विश्वास दिया कि नहीं हम कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली हमें कनेक्ट्स और उससे प्रोडक्ट पे भी विश्वास दिया कि नहीं तुमने जो बनाया है वो भी लोग बाय कर सकते हैं, उसको आप सेल कर सकते हैं. तो वो कॉन्फिडेंस जो है ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये इस ऑर्गेनाइजेशन से आया. और डेफिनेटली अगर मैं करता शायद नहीं हो पाता, अगर अक्षता करती शायद नहीं हो पाता. तो ये इंडिविजुअल एफर्ट्स को कैसे कलेक्टिव एफर्ट और कलेक्टिव विजन में ट्रांसलेट करें, वो इस ऑर्गेनाइजेशन और प्री इंक्यूबेशन के थ्रू हमें मिला. तो वी आर रियली थैंकफुल द वे लाइफ हैज इवॉल्व्ड हमारे कॉलेज से लेके स्टार्टिंग ट्रेसल लैब्स. साथ ही साथ हम ये नहीं कहते कि हमने जो है कम्युनिटी के लिए कुछ बनाया है, हमने रंग के साथ मिलकर बनाया है. जितना हमें हमारे मेंटर्स से सीखने को मिला उससे कहीं ज्यादा हमें कम्युनिटी से सीखने को मिला, क्योंकि हमारी सोच अलग होती है. हम सोचते हैं कि अरे अगर कोई ब्लाइंड है तो वो सड़क कैसे पार करता होगा, या अगर कोई महिला है तो वो खाना कैसे बनाती होंगी, या अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट है तो अरे वो इतना सारा रिसर्च में तो बहुत सब चीजें पढ़नी होती हैं तो वो कैसे पढ़ते होंगे. तो ये सब सवाल हमारे मन में अक्सर रह जाते हैं. या कोई नौकरी कर रहा है तो वो किस तरह से ऑफिस जाता होगा, काम करता होगा, क्योंकि वहाँ ऑफिस में तो उसको हर कोई ब्रेल में चीजें करके नहीं देता होगा या उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलती. तो ये सब छोटे छोटे सवाल के जवाब हमने कम्युनिटी से जब हमने इंटरैक्ट किया, ऑलमोस्ट 6 महीने हमने सिर्फ जो कम्युनिटी के लोगों से बातचीत की, उनको समझा, उनके दुविधा को, चैलेंजेस को समझा, और उसके बाद हमने सोचा कि अच्छा तो ये चैलेंजेस हैं, अब हम क्या कर सकते हैं. तो वो जो समझ थी वो हमें कम्युनिटी से जो मिली, और उसके बाद एक एक चीज हमने थोड़ा बनाते थे, फिर उनको दिखाते थे क्या अब ये सही है. तो उससे जो वो फीडबैक हमें मिलता रहा, और उनके साथ से ही हम ये जो भी कुछ बना पाए, वो वहीं से हमें ये सब बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो उनके साथ मिलके हमने बनाया है, उनके लिए नहीं बनाया है. तो एक इंजीनियरिंग अप्रोच होता है कि ये टेक्नोलॉजी है तो मैं ये बना पाऊंगा. एक दूसरा है यूजर सेंट्रिक अप्रोच कि इनको ये जरूरत है इसलिए मैं ये बनाऊंगा. तो मैंने ये किया था इंजीनियरिंग ड्रिवन अप्रोच, बट इवेंचुअली आई अंडरस्टूड कि नहीं, यूजर ड्रिवन अप्रोच इज मच मोर फ्रूटफुल एंड अलाइन्ड विद द नीड्स. ट्रू, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं अगर वो यूजर फ्रेंडली नहीं है तो आपके आविष्कार का भी कोई मतलब नहीं रहता है. बिल्कुल. यस, सो बहुत अच्छी इंस्पिरेशंस है आपकी स्टोरी के पीछे. एंड जैसे आपने कहा कि एक मेंटर की बहुत ज़रूरी है, ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आजकल की यंगस्टर्स को कोई बड़े गाइड करे ये चीज़ें इतना जल्दी पसंद नहीं आते हैं. वो अपनी तरीके से ही जीना चाहते हैं, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करे, खुद ही गिरे, खुद ही मलम लगाए उस तरीके से. बट ये बोथ आर वेरी गुड. सो अपने बड़ों से, साथियों से और समुदाय से, हर किसी से सीखते, सिखाते, समझते आगे बढ़े हैं, और बहुत अच्छी एक नॉलेज को अपने साथ लिया है. सो जैसे आप दोनों का एक संस्था का नाम बनाए हैं ट्रेसल लैब्स, तो ये इसका मीनिंग क्या है और ये ट्रेसल लैब्स नाम क्यों रखा है आपने? ये नाम रखने के पीछे की भी स्टोरी थोड़ी फनी सी थी, और इंजीनियरिंग से थोड़ा इसका अलाइनमेंट भी है. सो वी आर थिंकिंग कि क्या नाम रखे कंपनी का, व्हाट इज आवर विजन. तो हमने क्या किया, एज एन एक्सरसाइज, इंटरनल एक्सरसाइज, वी जॉटेड डाउन, मतलब हमने लिखे कि क्या क्या, व्हाट विल आवर कंपनी स्टैंड फॉर. ठीक है, जैसे टाटा है, टाटा सुनते तो ट्रस्ट, एक वो फीलिंग आती है. तो ब्रांड एसोसिएशन, ब्रांड वैल्यू क्या है. तो ऐसे
when we listed it down, one of the key things जो सब कॉमन था सबके थॉट प्रोसेस में, वो ये था कि we are enabling the community to empower themselves. मतलब एक आप मदद नहीं कर रहे हो किसी को, आप एम्पावर कर रहे हो कि वो खुद से कुछ चीजें कर पाए. So you are supporting people to empower themselves. तो ये कुछ कीवर्ड्स है, सपोर्ट, एम्पावरमेंट. तो इसको हम फिर सोच रहे थे कि what would be a good word for the name of the company. So the word trestle, ठीक है, अगर हम उसको गूगल करें, उसका डिक्शनरी मीनिंग देखें, so trestle means support, ठीक है. To give you, that's a civil engineering term. So basically आपने अगर हावड़ा ब्रिज देखा होगा, तो हावड़ा ब्रिज कैसा है, वैसे zigzag 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो ट्रेसल का कोर मीनिंग होता है स्ट्रक्चर जो ऐसे इन्वर्टेड वी शेप का है और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम है. तो ये यूनिट जो है उसको ट्रेसल बोलते हैं, एंड ट्रेसल मींस सपोर्ट. आपने देखा होगा इस यूनिट को मल्टीप्लाई करता जाओ तो पूरा वो हावड़ा ब्रिज बन जाएगा. सो एक कड़ी इन अ होल सिस्टम जो कि वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है. तो वी वांटेड टू बी दैट सपोर्ट फॉर द कम्युनिटी, एंड हेंस द वर्ड ट्रेसल. Labs we added because we wanted to show the innovativeness or the experimental nature of the company. मतलब वो एक्सपेरिमेंट शो करना था कि मतलब हम ऐसा नहीं कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया तो हम वो सेल करेंगे. We wanted to show a continuous process कि नहीं, we'll keep innovating, we'll keep experiment to make sure that the product that we offer always stays relevant to our end user. मतलब उनकी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को कैसे हम बदलते रहते हैं. तो एक्सपेरिमेंटल नेचर को डिफाइन करने के लिए हमने ये वर्ड लैब्स डाला. सो सपोर्ट प्लस दैट एक्सपेरिमेंटल नेचर गिव इज द मीनिंग बिहाइंड ट्रेसल लैब्स. नाइस. तो बचपना और पढ़ाई जानी नहीं चाहिए. यस, बिल्कुल. कभी आप उसको नाम को पढ़ते या सुनते हैं, फिर जैसे आपने अभी हम मुझे एक्सप्लेन किया, सो इट इज ए न्यू लर्निंग फॉर मी कि इंजीनियरिंग में कोई शब्द होता है. ओके. तो आपकी पर्सनल इंस्पिरेशंस और एजुकेशन को हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं. तो एक्चुअली हम प्रोडक्ट्स के ऊपर अभी आते हैं जो आपने बनाया है. जैसे हम एक सॉफ्टवेयर का नाम सुनते हैं कीबोर्डेस्क, और मेरे ख्याल से आपने उसका एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है. तो ये कैसे काम करता है और ये कैसे मदद करता है जो हमारे वीआई है या विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कीबो जो है हमारा प्रोडक्ट, उसमें हमने तीन मतलब कीबो नाम के अंडर हमने तीन जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाए हैं अलग अलग नीड को सेटिस्फाई करने के लिए. तो जैसे हम देखें हमारे आसपास किस तरह का कंटेंट रहता है. कुछ चीज़ें हार्ड कॉपी, प्रिंटेड या हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हाथ से लिख के कुछ नोट बनाया गया है, या फिर कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं. कुछ तस्वीरें होती हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग रहती है, या कोई पीडीएफ फाइल रहती है, वर्ड का डॉक्यूमेंट रहता है. हम इन सभी चीज़ों से पढ़ते हैं. तो हमने जब एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट या एक व्यक्ति की जर्नी समझने की कोशिश की, तो यूँ मानिए कि जैसे हमें कोई किताब पढ़नी है, तो आज मैं किताब बाजार से लेकर आई और पन्ना खोला, इंडेक्स में जाके देखा, चलो चैप्टर 1 चलो पढ़ना शुरू कर दिया. फिर अगर वो मेरे एग्जाम की कोई किताब है, मैं उसमें अंडरलाइन करती हूँ, नोट्स लिख देती हूँ बाजू में कि मुझे याद रहे कि मैंने क्या पढ़ा है. पर जब हमने एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन की जर्नी समझने की कोशिश की, तो उन्हें जैसे स्कूल से या कॉलेज से कभी प्रिंटेड किताबें मिल जाती हैं. अभी कोविड के समय में उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डिजिटल पीडीएफ की फॉर्म में भी मिलने लगी. तो टीचर्स फटाफट फोटो खींच के पीडीएफ बना के उन्हें भेजने लगे. तो उनके लिए जो पढ़ने की जर्नी थी, यदि उन्हें प्रिंटेड बुक मिलती है तो वो एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को या एनजीओ को देते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए. तो लगभग एक यूँ माने कि 500 पन्ने की अगर किताब है, तो उसको रिकॉर्ड होने में लगभग 4 से 6 हफ्ते जैसा समय लग जाता था. तो कभी कभी ऐसा होता था कि किताब रिकॉर्डिंग के लिए दी है, पर एग्जाम सर पर है और किताब अभी तक आई नहीं है. और यदि किताब ऑडियो रिकॉर्डिंग में मिल भी जाए, तो उसको मतलब सेम किताब को 2 घंटे तक वो सुनते हैं, पर वो हमारी तरह नोट्स नहीं बना पाते, चीज़ें अंडरलाइन नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते. तो ये जो हमें डिफरेंस देखने को मिला, हमने कहा अरे
उनकी कंटेंट एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ जो लर्निंग की जर्नी है, चीजें सीखने की, वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से सफर कर रही है। तो किस तरह से हम उसको थोड़ा बदल सकें। तो कीबो जो है, जिसमें 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं। तो पहला है कीबो मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि फोन पर प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। KIBO सर्च करने पर आप उसको फ्री में इंस्टॉल करके, डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह के फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कोई भी प्रिंटेड, हैंड रिटन और डिजिटल कंटेंट का सपोर्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो 12 भारतीय भाषाओं के लिए सपोर्टिव है। तो कुछ भी अगर कंटेंट है, जैसे मुझे कोई फोटो किसी ने व्हाट्सएप पर भेजी, या कोई PDF ईमेल पे आया, या वर्ड फाइल आई, EPUB बुक या डेजी बुक मुझे मिली, ऑडियो रिकॉर्डिंग किसी NGO से मैं लेकर आई हूँ, वो सभी चीजें किसी भी भाषा में अगर है तो कीबो मुझे उसको पढ़कर बताता है रियल टाइम में। साथ ही साथ यदि मुझे कोई बुक, नई किताब मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो हमने उसमें जो हमारे डिजिटल लाइब्रेरी पार्टनर्स हैं, उनके सहायता से लगभग 1 मिलियन यानी 1 मिलियन से ज़्यादा किताबें जो हैं उसमें उनको दी हैं, जिसे वो सर्च करके, डाउनलोड करके नई नई चीज़ें, कुछ कहानियाँ, कुछ स्टेट बोर्ड की किताबें या कुछ भी जो है वो पढ़ सकते हैं आसानी से। तो मोबाइल एप्लीकेशन में हमने सभी की जो है ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए ये फीचर्स दिए। साथ ही साथ उसमें एक कैप्चर एंड रीड का ऑप्शन दिया गया कि आप तस्वीर खींचिए और कुछ भी है तो वो आपको पढ़कर बताया जाएगा। कुछ जो है हमारे ब्लाइंड साथी जो हैं वो काफ़ी आसानी से वो कर पाते हैं, पर जैसे लो विजन है उनके लिए थोड़ा आसान रहता है। पर टोटली ब्लाइंड के लिए समझ पाना कि किस तरह से कैमरे को अलाइन करना है, किस तरह से तस्वीर खींचनी है, थोड़ा मुश्किल रहता है। और जब ये चीज़ हम पढ़ाई में या ऑफिस के कामकाज में नोटिस करते हैं तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ नया बनाते हैं, कुछ टॉकिंग टेबल लैंप जैसा। तो यूँ मानिए जैसे हम अगर साइटेड भी कोई है और टेबल लैंप के नीचे किताब रख के हम अक्सर पढ़ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा टेबल लैंप बनाया जाए जो खुद पढ़ के किताबें आपको सुनाए। तो वहाँ से हमने कीबो एक्सेस डिवाइस का जो है बनाया, जो एक टॉकिंग टेबल लैंप की तरह है, पानी की बोतल की शेप का है। आप खोलें तो टेबल लैंप बन जाता है और किताब रखते हैं, और वो 12 भारतीय भाषाओं में कुछ भी कंटेंट अगर है, हाथ से लिखा हुआ नोट है, जैसे आपने किसी फ्रेंड से, कॉलेज में अगर किसी फ्रेंड से आपने नोट्स लिए हैं, उसको पढ़कर सुनाता है। कुछ प्रिंटेड कंटेंट है, उसको पढ़कर सुनाता है। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, इन सभी भाषाओं का जो है सपोर्ट दिया गया है। तो इसमें कुछ भी कंटेंट है वो पढ़कर सुनाता है। साथ ही साथ इसमें ट्रांसलेशन की सुविधा है। जैसे मुझे इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती और मैं उसको हिंदी में सुनना चाहती हूँ या किसी दूसरी भाषा में सुनना चाहती हूँ, तो वो उसी टाइम पे वो आप टेबल लैंप जो है वो आपको ट्रांसलेट करके भी उस कंटेंट को जो है बोलकर बताता है। और सबसे हमने एक और चीज़ जो हमने लर्निंग की बात की, किस तरह से वो भी नोट्स बना सकें अपने खुद के, तो उसके लिए भी हमने एक जो है इस डायरेक्शन में हमने काम किया कि वो उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड फॉर्मेट की फाइल में, यानी उसमें वो सेम तरीके से नोट्स बना सकते हैं और अपने नोट्स टाइप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो मोबाइल एप्लीकेशन की बात की, उसमें हमने ये भी सुविधा दी कि सुनते सुनते अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये पूरा पेज है, इसमें से ये पैराग्राफ मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ या इसको नोट बना के रखना चाहता हूँ, तो सुनते सुनते आपने बस एक बटन दबाया और वो जो आपका नोट है वो एक सेपरेट आपकी डिजिटल नोटबुक में जाके सेव हो गया, ताकि आपको फिर से पूरी किताब ना दोहरानी पड़े, केवल जो आपके नोट्स हैं आप उनको रिवाइज कर सकें। तो हमारा फोकस रीडिंग और लर्निंग पे तो रहा ही। और अभी जो तीसरा हमारा प्रोडक्ट है कीबो डेस्क, जो कि एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि हमने अभी कोविड के दौरान बनाया ज़रूरत को समझते हुए, क्योंकि जो बच्चे पहले अपने कॉलेज जाके कीबो, जैसे कीबो काफ़ी सारे हम मतलब कॉलेज में ऑलमोस्ट 200 से अधिक जो है भारत की 20 राज्यों में हमने कीबो जो है 200 से ज़्यादा कीबो हमने इंस्टॉल किए हैं। और वो कीबो बेसिकली जैसे लाइब्रेरी में लगे हैं, तो स्टूडेंट अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो वहाँ जाके वो पढ़ सकता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कॉलेज हो गए बंद और बच्चे घर पर उनको रीडेबल नहीं रहती, जैसे इनएक्सेसिबल PDF होती हैं, क्योंकि वो इमेजेस को यानी फोटोग्राफ को जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है। तो जो स्कैन्ड इमेज बेस्ड PDFs थी, वो ना तो उनका टॉकबैक पढ़ पाता है, ना कोई रीडर पढ़ पाता है।
कीबो मोबाइल एप्लीकेशन में तो वो पढ़ने की सुविधा थी ही, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को वही चीज़ जैसे लैपटॉप में सुननी है, समझनी है, पढ़नी है, तो उसके लिए हमने उनके लिए एक वेब सॉफ्टवेयर बनाया कीबो डेस्क के नाम से, जिसमें कोई भी पीडीएफ या फोटोग्राफ है तो वो उसको ओपन करते हैं, किसी भी भाषा में हो वो उसको 12 भारतीय भाषाओं में पढ़कर बताता है। तो इस तरह से हमने फोकस जो है हमारा इंडियन लैंग्वेजेस पे, हैंड रिटन कंटेंट पे रखा, और साथ ही साथ ये इंश्योर किया कि उनको वो 4 से 6 महीने रुकना ना पड़े। आज मेरे हाथ में बुक है, कॉपी है, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, कुछ भी है, 1 मिनट से अंदर मैं उसको पूरा पढ़ सकूं जिस तरह से कोई भी साइटेड व्यक्ति पढ़ता है। तो ये हमारे 3 छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी, तो अभी तक आप लोगों ने ये 3 प्रोडक्ट बनाए हैं या इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट्स हैं? जी, अभी हमने ये 3 प्रोडक्ट बनाए हैं। पिछले 3 साल से हम इस डोमेन में काम कर रहे हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट थे वो हमने 2019 में जुलाई में जो है लॉन्च किए थे। कीबो एक्सेस डिवाइस और कीबो मोबाइल एप्लीकेशन जो है, डेस्क हमने अभी थोड़ा बीटा में लॉन्च किया है, क्योंकि वो कोविड के दौरान ही बनाया हमने। तो बस आशा करते हैं कि यूजर्स की वो भी जो है उसी तरह से उनको पसंद आएगा और उनको एम्पावर कर पाएगा आगे जाते हुए। जी, सो ये कीबो क्यों नाम रखा है आपने? कीबो, मुझे लगता है नाम को समझाने वाला हैट मैं पहन रहा हूँ। कीबो, अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी इज कि अगेन सेम एक्सरसाइज की कि व्हाट विल आवर प्रोडक्ट, कंपनी का विजन हो गया सपोर्ट एंड एक्सपेरिमेंटल नेचर, प्रोडक्ट का क्या होगा। सो एक चीज जो थी वो प्रोडक्ट था अ होप, मतलब एक आशा लोगों की जिंदगी में कि नहीं, मतलब देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यू नो, अभी प्रॉमिस है, फ्यूचर का एक प्रॉमिस है, फ्यूचर ब्राइट है। तो वो वी वांटेड कि कीबो मतलब हमारा प्रोडक्ट एक होप की तरह आए हमारे कम्युनिटी के लाइफ में, कि वो आगे और कर पाएंगे जिंदगी में, यू नो, दे कैन डू समथिंग इन लाइफ। सो होप वर्ड जो है, और हम एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग एक छोटा सा नाम रखना चाहते, वी डिडंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द प्रोडक्ट। एक्चुअली हमने किया था, पहले हमारे प्रोडक्ट का नाम ग्रेफाइट था, ग्रेफाइट का फिर लोग जब उसको प्रोनाउंस करते थे, ग्रेफाइट का ग्राफिक, ग्राफिटी सब बना देते हैं। वो एकदम इनिशियली जब हम प्रोटोटाइप बना रहे थे, मैंने सोचा नहीं, ये न्यूज़पेपर वाले कुछ अलग छापते थे और इंटरव्यू में कुछ लोग अलग बोलते थे। सो बोला नहीं, ये एम्बिगुअस है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, छोटा रखते हैं बट अच्छा रखते हैं। सो देन वी एक्चुअली looked for words in other different languages. So Kibo is actually a Japanese word which means hope. So hope का Japanese translation word जो है वो है Kibo. And Kibo internally it also means for us knowledge in a box. So उसका एक एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म भी बन रहा था और एक लिटरल मीनिंग भी था, और छोटा था मोर इम्पोर्टेंटली, जो लोगों को समझ में आ जाए। So that's how Kibo came into existence, and it's been widely, लोगों को ट्रेसल लैब्स नहीं पता होता पर लोगों को कीबो पता होता है। ट्रूली, क्योंकि प्रोडक्ट फेमस होता है कंपनी से पहले। करेक्ट जी, सो आप लोगों से जब मैं बातचीत करती हूँ ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियर से ही बातचीत कर रही हूँ। Because the kind of automation that you are trying to bring into people's life, ताकि उनके पढ़ने की कैपेसिटी बढ़े, स्पीड अप हो जाए, एंड देन इंस्टेंट, जो इंजीनियरिंग की एक और क्वालिटी होती है कि इंस्टेंट होना चाहिए हर चीज़। तो मेन स्ट्रीम जो नॉर्मल लाइफस्टाइल होती है उन लोगों के साथ इनको भी आप जोड़ने की जो कोशिश की है, हैट्स ऑफ टू यू। ये बहुत अच्छा काम है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नीड को आइडेंटिफाई करके उसको पुट अप करने की कोशिश की, और उतनी ही अच्छी तरीके से आप लोग सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट पीपल आल्सो टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम योर स्टोरी। सो अभी तक आप लोगों ने कितने सारे लोगों को आपकी प्रोडक्ट की एक्सेसिबिलिटी दी है, या फिर और कितना रीच होना बाकी है? और वन मोर थिंग इज, जैसे ये सोशल सेटअप है, यानी कि समाज की सेवा के लिए आपने ये सब चीज़ें बनाया है, और इसमें बिजनेस एलिमेंट को लेके आना कहीं ना कहीं वो आपकी जो भावनाएं हैं समाज की सेवा करने का,
उस पे डिस्टर्बेंस होने की चांसेस होते हैं। तो हाउ डिड यू मेंटेन, हाउ डिड यू सस्टेन योर फीलिंग्स, जो सेवा करने की भावना है और Okay. उसमें कंपनी भी? सो डू यू सी एनी बैलेंस, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है? एक्चुअली मतलब फाउंडेशनल लेवल पे जैसे अक्षता ने बताया ना, जब हम ये चीज़ हम मेंटर से ही सीखे हैं कि मतलब लोगों का परसेप्शन ये होता है, लोगों को लगता है कि अच्छा ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो या तो एनजीओ है या तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक नोशन जो है ना, पब्लिक परसेप्शन, उसको हमें चेंज करना था कि नहीं मतलब अगर ब्लाइंड पर्सन एक मोबाइल फोन ले रहा है तो वो भी उसके लिए पैसे पे करेगा और मैं ले रहा हूँ तो मैं भी पे करूंगा। सो वी वांटेड इट टू बी अ वेरी ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट। हाँ, मतलब इट्स जस्ट लाइक अनदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या एन ऐप और वेबसाइट लाइक ऑल दी अदर थिंग्स, और वो यूज करेंगे और वो उसको उसके लिए पे भी करेंगे क्योंकि वो यूज करें, दैट्स एडिंग वैल्यू टू देयर लाइफ। तो ये एक माइंडसेट के साथ हमने वी फंडामेंटली कंपनी लेवल पे हमने एक फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज की तरह हमने रजिस्टर किया। वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वी आर नॉट एन एनजीओ, ताकि हमारा माइंडसेट भी अच्छा रहे, मतलब सॉर्टेड रहे कि नहीं वी आर अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है। अब व्हेन वी स्टार्टेड लॉन्चिंग आवर इनिशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहला वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट जब हमने लॉन्च किया, हमने एक एनजीओ के साथ काम किया और उस एनजीओ को जब हम नासिक महाराष्ट्र से काम कर रहे थे तो यूनिवर्सिटी देयर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, उन्होंने every year they organize an event on World Braille Day, Louis Braille Day, 4th of January. So 2018, 4th of January 2018 को we got an opportunity to launch a pilot of मतलब एक डेमो प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और ये यूनिवर्सिटी। और द यूनिवर्सिटी वाज एक्चुअली पेइंग फॉर द डिवाइसेस दैट विल इंस्टॉल, मतलब जो प्रोडक्ट्स रख रहे हैं एनजीओ में उनके लिए वो पे कर रहे थे। तो मतलब पेइंग कस्टमर अगर कोई पे कर रहा है आपके प्रोडक्ट के लिए तो एक वैलिडेशन है कि नहीं मतलब आपके प्रोडक्ट में ऐसा है जिसके लिए लोग पे भी करेंगे। फ्री में तो काफी सारे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अगर पे कर रहे हैं तो देन देयर इज समथिंग दैट इज वैल्यू एडिंग। तो ये एक प्रूफ था कि नहीं हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जब हमने इसको आगे ले गए, ठीक है, पहले एक कस्टमर था, फिर हमने धीरे धीरे स्केल करके 12 कस्टमर्स तक पहुंचे, क्योंकि क्या था हमें ये एक कस्टमर से दूसरे मतलब लोग बात कर देते, हाँ मेरे पास ऐसा एक डिवाइस है जो ऐसे मराठी पढ़ के सुनाता है, तो वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से बात करके हमें कॉल्स आने लगे क्या हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। तो हमने इनिशियली बहुत ज्यादा नहीं पर 12 डिवाइसेस बनाए और 12 कस्टमर्स को हमने उनको सेल किया वारंटी कार्ड के साथ, और वो 12 डिवाइसेस अभी भी है करंटली जो कस्टमर्स यूज करते हैं। हमारा पहला कस्टमर था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। तो अभी ये था कि नहीं अब लोग पैसे देने को रेडी है और हमने प्रोडक्ट को वारंटी कार्ड के साथ डिलीवर किया, मतलब हमारे भी एक जिम्मेदारी है कि हमें उसको सर्विस करना है और उन लोगों ने परचेज किया है तो इसलिए वो उनकी एक्सपेक्टेशन भी अलग होगी क्योंकि पे किया है। तो धीरे धीरे हमने एक ऑब्जर्व किया कि हमारे बेनिफिशियरीज जो एंड यूजर जो है वो ब्लाइंड स्टूडेंट्स ही हैं, बट जो कस्टमर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जिनके पास जो फाइनेंशियली स्टेबल और उनके पास फंड्स भी होते हैं टू इंस्टॉल सच डिवाइसेस। तो हमने एक तो डिफरेंशिएट कर दिया कि एंड यूजर और कस्टमर्स में। अब क्या हुआ जब जैसे जैसे हमने फीडबैक मिला, हमने चेंजेस किए डिवाइस में और हमने जुलाई 2019 में जो नया वर्जन लॉन्च किया जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब हम 12 से ज्यादा 20, 25, 30 कस्टमर से बात करने लगे ना तो एक सोसाइटी का एक अलग ही पहलू हमें दिखा। और जब हम लाइब्रेरियन से बात करने लगे कि लाइब्रेरियन आपके कॉलेज में बीसी के 5 विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं, तो और हमने ऐसा डिवाइस बनाया है जो ये ऐसे ऑडियो में करके बताता है आपको, तो उनके लिए काफी हेल्प होगा कि आपकी लाइब्रेरी की सारी जो हजारों बुक्स हैं वो हो जाएगी उनको एक्सेस। तो मतलब वो अच्छा काम कर रहे हो ब्लाइंड लोगों के लिए। पर जहाँ पैसे की बात आती है कि अच्छा ये 27,000 रुपीज का प्रोडक्ट है और आप इसको परचेज कर सकते हैं,
तो वो थोड़े रिलक्टेंट होने लगे। क्यों? क्योंकि वो कहने लगे कि भाई मेरे कॉलेज में 1000 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं, तो कॉलेज का मैनेजमेंट इतना कंफर्टेबल नहीं होगा कि 27,000 इन्वेस्ट करे उन माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी के लिए। तो अभी हमें ये चीज आने लगी। ठीक है, इनिशियली जो स्टार्टिंग के कस्टमर होते हैं वो आपके वेल विशर्स भी होते हैं, इसलिए वो एक्सेप्ट भी करते हैं, बट जो एकदम स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स होते हैं ना, वो एग्जैक्ट होते हैं, वो उनको क्रैक करना सही गेम होता है। फिर हमें लगा कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट में कुछ गलती है, और ये अच्छे इंटेंशन के साथ ही हमने बनाया, तो हम इसका एक्सेप्टेंस कैसे इंक्रीज कर सकें। फिर हमने रियलाइज किया कि भाई सपोज लाइब्रेरियन पे कर रहा है इस प्रोडक्ट के लिए, भले यूज बेनिफिट किसी और को होगा, पर क्योंकि वो पे कर रहा है तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि उसके लिए प्रोडक्ट कैसे एडवांटेजियस है, वो इस प्रोडक्ट से कैसे वैल्यू ले पाएगा, वो ये प्रोडक्ट उसको हेल्प कैसे कर पाएगा। तो फिर हमने हमारा जो प्रेजेंटेशन था उसको थोड़ा चेंज किया। हम उनको बोलने लगे कि ब्लाइंड लोगों को तो ऐसे हेल्प करेगा, बट आपको अगर कोई नोटिस मिला, कोई हैंड रिटन डॉक्यूमेंट मिला, कोई जो स्टाफ मेंबर्स ने कोई नोट्स शेयर किए, आप उनको डिजिटाइज कर सकते हैं। सपोज आपके पास मराठी में कोई डॉक्यूमेंट आया और उसको आपको इंग्लिश में करके किसी को सेंड करना है, आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उनको हमने भरोसा दिलाया कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज में आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ब्लाइंड के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं, और आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर उनको वैल्यू दिखी कि हाँ भाई ये मेरे काम की भी चीज है, एंड उनको ये लगा कि इससे मैं मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए ये हमने फैसिलिटी क्रिएट की है, और साथ ही साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे डे टू डे लाइफ में ऐसे यूज हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है कि कस्टमर को भी वैल्यू ऑफर होनी चाहिए, और ये प्रोडक्ट सिर्फ ब्लाइंड के लिए ही प्रोडक्ट नहीं, दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। तो जो हम इंक्लूजन की बात कहते हैं ना, जो ड्रेसर लैब स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर इंक्लूजन, की ब्रेल जो एग्जांपल के लिए ब्रेल जो है वो एक्सक्लूसिव है, ब्लाइंड पर्सन को ही ब्रेल आता है, मैं ब्रेल को देख के मैं नहीं पढ़ पाता। सो ब्रेल इज एक्सक्लूसिव फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, हाउएवर आवर प्रोडक्ट इज इंक्लूसिव क्योंकि वो ब्लाइंड को भी सर्व करता है और नॉर्मल लोगों को भी सर्व करता है। तो ये ओवर द पीरियड, ओवर द जर्नी हमने समझा, इसको अडेप्ट किया, और हमने इस प्रोडक्ट को जब जुलाई 2019 में लॉन्च किया, तो अभी कीबो एक्सेस डिवाइस की बात करूं तो 160 प्लस कस्टमर्स हैं हमारे 20 स्टेट्स में इंडिया के। मोर देन 200 डिवाइसेस हमने सेल किए हैं। और कीबो मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूं, मोबाइल ऐप इंडिविजुअल के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, वो ब्लाइंड पर्सन खुद ही डाउनलोड करते हैं। तो हमारे 34,000 से ज्यादा यूजर्स हैं अक्रॉस 15 कंट्रीज करंटली, जिन्होंने तकरीबन 35 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है जुलाई 2019 से अब तक, और अबाउट 2.5 करोड़ मिनट्स, अगर मैं टाइम कितना स्पेंड किया है ऐप में, अगर मैं वो स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो 2.5 करोड़ से ज्यादा मिनट्स लोगों ने कीबो ऐप में स्पेंड किए हैं रीडिंग, लर्निंग और वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो ये एक एंगेजमेंट है हमारी ऐप के साथ अबाउट 34,000 यूजर्स का, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है एप्लीकेशन के लिए, डिवाइस के लिए, इवन डेस्क के लिए। सो अब मतलब हमें लगता है कि नहीं, हमने जो सोचा था, जो प्लान किया था, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए, क्योंकि काफ़ी स्टार्टअप्स प्लानिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज तक कर लेते हैं क्योंकि उनको आता है, पर थोड़े अननोन्स आते हैं जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें भी काफ़ी रोड ब्लॉक्स मिले, लोग ना बोलने लगे ये प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे, बट इवेंचुअली हमने तौर तरीके ढूंढे ताकि हम अपने विजन को एग्जीक्यूशन में भी ट्रांसलेट कर पाए। तो दिस हैज बीन हमारा जर्नी और टेकिंग द आइडिया टू द मार्केट एंड स्केलिंग इट अक्रॉस इंडिया एंड ग्लोबली। तो अभी जो डिवाइस है वो 5 कंट्रीज में है, कीनिया, गाना, तंजानिया, सिंगापुर और इंडिया। तो दोस्तों, अभी तक आपने सुना बोनी और अक्षता को, और उनको कैसे इंस्पिरेशन मिला आप सभी के लिए कंटेंट एक्सेसिबिलिटी कराने का, और वो आइडिया और वो अनुभव कैसे एक संस्था के रूप में बदल गए हैं।
तो कहानी यहीं पे समाप्त नहीं है दोस्तों, आगे और भी है बहुत कुछ जानने का और इस प्रोडक्ट के इन डिटेल भी जानकारियाँ लेने का। तो दोस्तों इंतज़ार करिए अगले हफ्ते तक। अभी हम आपसे लेते हैं विदाई, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।